तो सेगमेंटेशन तक हमने कर लिया था, अब टारगेटिंग करेंगे। टारगेटिंग हमारा क्या होता है कि जो हमने सेगमेंट चुना, फिर उसको हम अपना टारगेट बना लेते हैं। मतलब जो हमने सेगमेंट चुने हैं उसमें फिर कैसे टारगेट बनाते हैं हम उसको, ठीक है। तो मार्केट टारगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ईच मार्केट सेगमेंटेशन, अट्रैक्टिवनेस एंड सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट्स टू एंटर। तो हमने वहाँ पे क्या सेगमेंट्स बनाए, ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स बनाए, है ना। फिर उन ग्रुप्स में से कौन सा सेगमेंट हमें चूज करना है वो हम करते हैं, तो वो हमारा टारगेटिंग होता है कि हमने वो पर्टिकुलर ग्रुप हमने चूज कर लिया। अब उसमें हम उनको सेल करेंगे, वो उनको हम अपना कस्टमर बनाएंगे, ठीक है। तो सेगमेंट क्या हो सकता है कि हमने 3 टाइप के सेगमेंट्स पढ़े थे। एक्सटेंसिव था, एक एग्रीगेट था, एक और एक पार्शियल था, है ना। तो उसमें क्या था कि हम सिलेक्ट कर रहे थे कौन सा सेगमेंट। या तो हम कोई एक सेगमेंट भी ले सकते हैं, या फिर हम पूरा का पूरा मार्केट सेगमेंट भी ले सकते हैं, या फिर हम कुछ सिलेक्टेड मतलब एक या एक से ज्यादा हम सेगमेंट ले सकते हैं एंटर करने के लिए, है ना। तो उन सेगमेंट्स को हम चूज करते हैं। फिर उसके बाद टारगेटिंग इज नॉट रिलेवेंट फॉर फर्म्स प्रोड्यूसिंग Target is not relevant for firms producing for the mass market, as customers are not classified into any segments and the whole population is considered a homogeneous market. तो हमने देखा था कि सेगमेंटेशन में वो क्या था, हमारा होमोजेनियस मार्केट का एक सेगमेंट ग्रुप बनाया रहा था, ठीक है। तो उनमें से उसको सिलेक्ट करना हमारा टारगेट होता है कि टारगेटिंग हमारा क्या है, हमने जो सेगमेंट्स बनाए उसमें से हमने इवैल्यूएट किया, छाट के उसमें से कोई एक मतलब एक या एक से ज्यादा हमने सेगमेंट अपना कस्टमर बनाने के लिए कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम, साइज ऑफ द सेगमेंट एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कि उस सेगमेंट जो हमने चूज किया है उसका साइज कितना है और उसमें हम कितनी ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद अट्रैक्टिवनेस ऑफ द सेगमेंट, कि कैसे हम उस सेगमेंट को अट्रैक्ट कर सकेगी, हमें पता होता है क्योंकि हम उसके बेस पे अपना फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। फर्म्स ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज, और हमें पता है कि हमारी जो रिसोर्स है, हमारे फर्म की रिसोर्स है, वो कौन सी टाइप ऑफ कस्टमर पूरा करने के लिए मतलब यूज हो सकती है। तो उस टाइप से भी हम सेगमेंट चूज करते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ द सेगमेंट शुड बी सब्सटैंशियल टू बी प्रॉफिटेबल। मैंने बताया कि ग्रोथ उस मतलब जो हमने सेगमेंट चूज किया उसमें कैसे हम अपनी कंपनी का ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ कैसे होता है, प्रॉफिट होगा ज्यादा तभी तो ग्रोथ होगा। For instance, a private publisher may publish a book if the number of target or customer is more than 500. And prospectors of growth of the segment are also important. Generally, firms prefer to enter those business activities where there is growth potential further. The target market should be attractive. A market is attractive if there are few competitors and there are few substitutes. ठीक है। तो कितना अट्रैक्टिव है, मतलब देखो अट्रैक्टिवनेस में क्या है कि ऐसा कोई मार्केट जो कि पूरा का पूरा न्यू हो, हमारे लिए कोई और कंपटीटर हो ही ना, या फिर सब्स्टिट्यूट हो ही ना, या फिर ऐसा मार्केट जिसके थोड़े कंपटीटर हो और थोड़ी सब्स्टिट्यूट हो, या फिर ऐसा मार्केट कि जिसके बहुत ज्यादा कंपटीटर हो और बहुत सब्स्टिट्यूट हो। तो ये अट्रैक्टिवनेस के बेसिस पे ये 3 आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर इवैल्यूएटिंग द टारगेट मार्केट द फर्म मस्ट कंसिडर इट्स ओन। हाँ, हाँ, हाँ। एक एग्जांपल देंगे। अरे देखो, जैसे कि मतलब कौन सा मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी अगर इस टाइम पे हम देखें तो अभी जो अट्रैक्टिव मार्केट्स है वो हमारे क्या है, जो कि डिजिटली चल रहे हैं, ठीक है। वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनपे ज्यादा कस्टमर्स होती है, ज्यादा कंपटीटर्स होते हैं, और सब्स्टिट्यूट्स भी होती है। अब न्यू न्यू सब्स्टिट्यूट्स बन गई। जब हमारी डिजिटल मार्केट जब शुरू हुआ तब एकदम मतलब उस अट्रैक्टिवनेस होता है कि उसमें कितने कस्टमर्स हैं, उसमें कितनी कंपटीटर्स हैं और कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं। उस बेसिस पे कितना अट्रैक्टिव लग रहा है एक मार्केट। मतलब ये देख लो, अगर मार्केट जो है हमारा वो वेल स्टैब्लिश्ड है, डेवलपिंग फॉर्म में है, या फिर नॉन डेवलप्ड है।
तो इस स्टेज पे अगर वो मतलब इस बेसिस पे अगर हम देखें तो हम उस टाइम पे हम मार्केट की अट्रैक्टिवनेस देख रहे हैं कि वो कितना चल रहा है, कितना मतलब लोग जानते हैं उसको, है ना, वो चीज। जैसे कि देखो कोई ऐसा मार्केट का मतलब ज्यादा मतलब हमें पता देखो अगर कोई न्यू बिजनेसमैन है, वो चालू कर रहा है, ठीक है, तो वो पहले तो या फिर तो उसका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो एकदम ही न्यू होना चाहिए, है ना। तो एकदम न्यू होना चाहिए और कस्टमर की नीड एंड वांट्स को पूरा करना चाहिए। एकदम न्यू होगा तब जाके वो चल पाएगा, ठीक है। और नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको क्या होना चाहिए, अगर उसको थोड़ा रिस्क नहीं लेना है, ये एकदम न्यू वाला रिस्क नहीं लेना है, वो किस पे जाएगा कि उसके थोड़े कंपिटिटर्स हो और थोड़े सब्स्टिट्यूट्स भी हो, मतलब उस प्रोडक्ट का मार्केट जिसका जो प्रोडक्ट अब पहले से चल रहा है मार्केट में, है ना, तो उस प्रोडक्ट को लेके आएगा, है ना। फ्यू कस्टमर्स विद फ्यू सब्स्टिट्यूट्स वाले लेके आएगा, जिसमें हमारे कस्टमर है, जिस प्रोडक्ट के हमारे कस्टमर हैं। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके बहुत ज्यादा कस्टमर है, कंपटीटर्स भी बहुत ज्यादा है और सब्स्टिट्यूट्स भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें अगर वो जाएगा तो उतना उसको उसको फिर वो अपना मतलब अपना अलग मार्केट नहीं बना पाएगा, वो फिर उसको सबके साथ मिलके ही चलना पड़ेगा, उसपे ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है, नहीं है ना, मार्केट अफेक्ट भी नहीं कर पाएगा वो उतना ज्यादा, तो अट्रैक्टिवनेस उस बेसिस पे है ना। हाँ, तो ये चीज देखता है ना कि अपना जो बिजनेस प्लान है वो खुद देखता है कि मैं कौन सी मार्केट को लेके चलूं। हाँ, देखो तुम ये कह रही हो ना कि तुम ये जानना चाह रही हो कि क्या कौन सी सही होगी सबसे। हम्म। हाँ, तो इसके हिसाब से इस लाइन की इसमें बोला गया है कि वो जो हमारा फ्यू कंपटीटर्स और फ्यू सब्स्टिट्यूट वाला है ना, वो सही होता है, ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि उस पर रिस्क भी नहीं होता इतना ज्यादा, और प्रोडक्ट हमारा मार्केट में सिचुएटेड है, वेल स्टैब्लिश्ड है, तो उसके कस्टमर्स भी हमारे पास आएंगे। तो ये बोल रहा है कि जो ऐसा मार्केट जो हमारा मोनो मोनोपोलिस्टिक है, वो नहीं, मोनोपोलिस्टिक तो हमारा विद लार्ज नंबर ऑफ कंपटीटर्स हो गया। ओलिगोपोली की बात हो रही है कि फ्यू नंबर ऑफ कस्टमर्स हो और हमारा सब्स्टिट्यूट भी हो, ठीक है, उसकी बात हो रही है, तो वो जो मार्केट होता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। हाँ, लिख सकती हो। After evaluating the target market, the firm must consider its own objective and resources. Even an attractive line of business might be rejected as it does not match with the firm's objective. देखो कि अब उसने देख लिया कि साइज क्या है, साइज और ग्रोथ के मतलब बेसिस पे देख लिया, अट्रैक्टिवनेस की बेसिस पे देख लिया। अब उसे देखना है कि जो मेरी फर्म्स के रिसोर्सेज है वो इस प्रोडक्ट को पूरा कर पाएगी कि नहीं, और मेरा जो फर्म्स ऑब्जेक्टिव है वो हमारा होगा पूरा या नहीं होगा। जैसे कि एक लाइन ऑफ बिजनेस यहाँ पे एग्जांपल लिया है, लिकर। लिकर हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे फर्म्स के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि देखो जो लिकर कंपनीज होती है उसका कोई भरोसा नहीं होता कि अभी चलेगी और कभी बंद भी हो जाए, बैन होते ही रहते हैं लिकर वाले, है ना। तो एक ऑब्जेक्टिव और फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसको प्रॉफिट बनाना है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चाहिए, मेन मोटिव उसका यही होता है ऑब्जेक्टिव। हर किसी का, हर फर्म का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसको लॉन्ग रन में रखना है और प्रॉफिट बनाना है। लिकर में प्रॉफिट तो बना लेगा पर लॉन्ग रन का ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाएगा। तो उसको ये देखना है उसके जो फर्म्स के ऑब्जेक्टिव है और रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट उसका, कौन सा सेगमेंट उसका सही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टारगेट
market segment. A target market consists of a set of buyers who share common needs and characteristics that the firm decides to serve. As shown in figure 5.2, firms can target very broadly, undifferentiated marketing, and very narrowly micro marketing, or somewhere in between differentiated or concentrated marketing. तो इसमें बोला है कि जो टारगेट बनाता है वो हमारा सेट ऑफ बायर्स होते हैं, हमारे कुछ ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स को लेके वो उनको मतलब डिसाइड करता है सर्व करने की, है ना, कि जिनके कॉमन नीड्स हैं वैसे बायर्स को वो सर्व करने की कोशिश करता है। अब वो कैसे कर सकता है कि वो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग करे कि मास प्रोडक्शन करे, ये हमारा उसमें आ गया। कौन सा सेगमेंटेशन ले रहा है वो हमारा मार्केट एग्रीगेट सेगमेंटेशन, मार्केट एग्रीगेट सेगमेंटेशन कर रहा है वो यहाँ पे। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कर रहा है, मास प्रोडक्शन कर रहा है, पूरी जनरल पब्लिक के लिए कर रहा है। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होता है कि वो थोड़ा कि थोड़ा से मतलब थोड़ा वो लाइक वो जो पार्शियल मार्केटिंग सेगमेंटेशन था उसके लिए, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग सेगमेंट मार्केटिंग है हमारा कि वो एकदम नीशे, मतलब एक नीशे वर्ड करके मैंने बताया था कल भी कि होता है ना जो छोटी इकाई से होता है, ठीक है, पर एकदम एकदम छोटी नहीं, मतलब थोड़ी सी ठीक ठाक। जैसे रुको यार, नीचे वर्ड आया था यहाँ पे भी बताया था मैंने, वहाँ पे था। वहाँ पे था। देखो, नीचे क्या है, एक नैरोली डिफाइंड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स दैट हैव अ डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नीड्स। जैसे साइकिल इंडस्ट्रीज, देखो साइकिल इंडस्ट्रीज हमारी ज्यादा बड़ी, मतलब अगर हम ऑटोमोबाइल कंपनीज में देखें तो हमारी साइकिल इंडस्ट्री उतनी बड़ी भी नहीं है ना। साइकिल इंडस्ट्री, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी ऑटोमोबाइल के हिसाब से देखें तो हमारी साइकिल इंडस्ट्री उतनी बड़ी भी नहीं है। उसको कौन चलाता है कि हमारे बच्चे ज्यादा चलाते हैं और बड़े लोग उतना भी नहीं चलाते चलाते हैं, पर ज्यादातर पुअर क्लास पीपल्स चलाते हैं, है ना। तो हमारी एक छोटी ग्रुप है, मतलब एक बड़े बड़े ग्रुप का एक छोटा हिस्सा है, वो हमारा नीशे मार्केट होता है, ठीक है। और फिर माइक्रो मार्केटिंग की एक एक इंडिविजुअल के लिए हम जब टारगेट करें, एक एक इंडिविजुअल को टारगेट करें, वो हमारा माइक्रो मार्केटिंग होता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग और नीशे मार्केटिंग उल्टे से पढ़ते हैं, नैरो से पढ़ते हैं, ठीक है, माइक्रो मार्केटिंग से। देखो, micro marketing occurs when target market in further bifurcated and the needs of the smaller customer groups are addressed on a local basis. Thus, even though target customer has been identified in the target marketing, some specific model styles, features, products are made available. तो पहले उन्होंने पहले टारगेट कस्टमर कर लिया कि उनका जो बिजनेस है उन्हें किस टाइप का बिजनेस करना है, ठीक है। लाइक गारमेंट्स करना है, टेलर, जैसे टेलर हो गए, डिजाइनर्स हो गए, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो कस्टमर उनका जो हर एक कस्टमर के इंडिविजुअल बेसिस के हिसाब से, इंडिविजुअल नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से उनकी फिर मार्केटिंग करता है, ठीक है। तो कस्टमाइज्ड मार्केटिंग हमारी पर पर्टिकुलर, मतलब the focus of target marketing is further shifting from local basis to individual customer basis with an advancement in manufacturing because of breakthrough in information technology. For example, customized marketing हमारे किस में आता है, हमारी कंप्यूटर, मतलब टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आता है, ठीक है। यूज ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड computer aided manufacturing. It has now become possible to manufacture a product as per the individual customer needs of or buying organization. Tailors and drapers
boutiques for female and beauty parlors. तो the aircraft industry and book publishing industry, administration of department in Delhi University mostly use customized marketing by promising customer specific product. Customized marketing मतलब customer के हिसाब से उसकी प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग हमारा है मास प्रोडक्शन with product varieties and target marketing for segments which are further divided into customers on local basis or on individual customer need. The focus of the company is shifting more minutely in case of customized marketing, even if the requirements of a customer are met by custom-made product. The customer might not be willing to retain his loyalty with the company because of competition. For example, one gets shirt made from a tailor as per personal fitting. Still, tailors find their customers shifting their loyalty to others. This is because one is taken as a customer, not a person customer. This requires philosophy of one size fits one. Here, Parker and Stephen have provided 10 rules for building a relationship with customers. पर्सनलाइज मार्केटिंग में कि वो पर्सनली मार्केट बना रहा है। कस्टमाइज मार्केटिंग में तो क्या था कि कस्टमर की नीड्स को वो पूरा कर रहा है, ठीक है। पर्सनलाइज मार्केटिंग में है कि जो कस्टमर है उससे फिर उसकी नीड्स को पूरा कर रहा है, फिर उसके बाद उसका मतलब ट्रस्ट भी अपने ऊपर बना रहा है, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, साथ में उसकी लॉयल्टी भी अपनी गेन कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? द एवरेज कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट, मेक कस्टमर्स एक्सपीरियंस स्पेशल, गिव कस्टमर्स समथिंग टू टॉक अबाउट, इफ समथिंग गोज रॉन्ग फिक्स इट क्विकली। लाइक एक एग्जांपल, जैसे स्टारबक्स का एक एड आया है न्यू कि आप अपना उनका जो प्रोडक्ट है ना, उसमें फिर आप अपने कुछ आइडियाज देके आप अपने हिसाब से, देखा होगा ना, ऐड देखा होगा ना, है ना। हाँ, तो अपने मतलब ऐड में मतलब उस ऐड में क्या है कि आप अपने हिसाब से अपना जो आपको ऑर्डर करना है उसके उसमें कुछ चेंजेस अपने हिसाब से ला सकते हो। तो वो हमारा पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग है कि उनका प्रोडक्ट तो है ही, ठीक है, फिर उसमें आप कुछ चेंज ला रहे हो तो आप वो ला सकते हो। तो उससे क्या होगा कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर की बातें हम सुन रहे हैं, ठीक है। कस्टमर का ट्रस्ट बनेगा, कस्टमर अपना वो फिर क्या सोचेगा कि फिर मेरे पैसे जो मैंने लगाए हैं, मेरा यहाँ आना मतलब अच्छा हुआ, ठीक है, कि मुझे अपने हिसाब से मेरी जो वांट्स थी वो पूरी हुई, है ना। Employ people, don't take customer for granted. The details are important to customer as they should be to the company. और जो पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग में कौन आ सकता है? हमारे काउंसलर्स आ सकते हैं, है ना। क्यों, क्या करते हैं वो? मतलब हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उससे रिलेशनशिप बनाते हैं हमारे। और जो डॉक्टर्स हो गए, है ना। कस्टमर cares to find out whether companies are responsible corporate citizens, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रो मार्केटिंग से बड़ा हमारा क्या होता है? नीशे मार्केटिंग ना। It is concerned with focusing all available resources on one segment within the total market. It is an attempt to match what the firm can do best with a market niche devoid of strong competitors. A strategy of differential advantage. तो niche marketing में क्या होता है कि हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर उसमें कुछ डिफरेंट एडवांटेज हम उठा रहे हैं, है ना। तो वो हमारा नीशे मार्केटिंग में आता है। हमने प्रोडक्ट बनाई, एक नैरो प्रोडक्ट लाइन ली, लाइक जैसे साइकिल्स, इसीलिए वो उस दिन मतलब जो इसलिए शायद फिर जो मार्केट एग्रीगेट में था ना ये एग्जांपल, शायद साइकिल वाला, शायद इसीलिए लिखा होगा क्योंकि फिर उसको वो भी एक छोटी प्रोडक्ट लाइन ही है जो कि सब यूज करते हैं, फिर उसमें उसके बाद उसका फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है ना। तो
क्या हो रहा है इसमें, हम एक छोटी प्रोडक्ट लाइन ले रहे हैं, फिर उसको हम डिफरेंशिएट, उसमें कुछ डिफरेंशियल एडवांटेज ले रहे हैं ताकि हमारी जो कंपटीटर्स है, स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स होने के बावजूद हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बने, है ना. इट मीन्स वन मार्केटिंग मिक्स a rather narrow product line and some unique competence which is basis for the firm's competitive advantage in a chosen segment. Concentrated marketing takes a variety of forms. Example, high fashion boutiques and designing oriented houseware shops. Such marketing has been followed by Ford, Rolls Rolex watches, and glass manufacturing units. Johnson and Johnson strategy for infant market. It is a good example for of concentrated marketing. तो क्या हो रहा है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, लाइक जैसे कि जॉनसन बेबी क्रीम, जो जॉनसन बेबी, वो क्या है, इन्फेंट्स के लिए है ना. मतलब एक छोटा ग्रुप उसने क्या लिया, बेबी प्रोडक्ट लिया, और फिर उसमें बेबी प्रोडक्ट में भी उसने ज्यादा एज ग्रुप नहीं रखी, उसने वो 0 to 2 के एज पे रखा, है ना. 0 से 2 साल के बच्चे के लिए एक छोटा ग्रुप लिया उसने, पर जो छोटा ग्रुप लिया और फिर उनके हिसाब से उसने बनाया, और उस छोटे ग्रुप में उसके सारे वो जो जितने भी कस्टमर थे वो सारे आ गए, है ना. द चीफ एडवांटेज ऑफ concentration is that an organization can become a specialist in the needs of its chosen market segment. This enables it to save costs through large runs of small number of products, and it also tends to have a positive impact on advertising and distribution. तो उसने एक छोटा सेगमेंट चुना ताकि उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी छोटे नंबर पे हो, और उससे वो उसकी कॉस्ट बचेगी, छोटे नंबर पे प्रोडक्शन करेगा, कॉस्ट बचेगी उसका, फिर उस कॉस्ट अगर बच जाएगी तो उससे फिर वो एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगा, और एक छोटा सेगमेंट है तो उसको एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा खर्चा भी नहीं पड़ेगा, है ना. दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग रिजल्ट्स इन अ कॉस्टली monopoly position, highly satisfied customer develop strong loyalties towards the firms and its product. This might ensure continued favor for the firm's new product in the chosen market niche, but its main problem is that it is an all the eggs in one basket strategy. कौन सी स्ट्रैटेजी हो रही है हमारे नीचे मार्केट में? इट इज इन ऑल द एग्स इन वन बास्केट. As customer preferences evolve, there is risk of decreasing effectiveness without offsetting growth opportunities in other segments. Further, if a company concentrates on one market segment and neglects the other segment, it might prove counterproductive if demand in the concentrated market falls. Again, if demand slackens suddenly, or if competition seriously begins to adversely affect the market share, such a companies like to suffer more. तो ये सब वो बातें बोल रहे हैं कि अगर आप ध्यान नहीं देते हो, एक सेगमेंट पे ध्यान देते हो, दूसरे पे नहीं देते हो, तो अगर आपने जिस सेगमेंट पे ध्यान दिया और उसी सेगमेंट की फिर डिमांड अगर कम हो जाती है तो आपका मार्केट गिर जाएगा, है ना, और एडवर्सली इफेक्ट, और इसी का ही उल्टा अगर आप दूसरे मतलब वाइस वर्सा, लाइक, ठीक है. फिर उसके बाद हमारा उससे बड़ा फिर कौन सा, माइक्रो हो गया, नीचे हो गया, फिर डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग. Differentiated marketing. It attempts to appeal to the entire market by designing different products and marketing programs for different segments of the market. By doing so, marketers hope to achieve additional sales and increase customer identification with brand or company name. This type of marketing is followed by most medium and large-sized firms doing business in many markets with a broad product line. For example, Hindustan Unilever Limited manufactures and selling bath soap under different brands such as Lux Supreme, Lifebuoy, Lexuna, Saral First, Dial, Usha International. Market fans under 3 different names: Usha Prime, Usha Lelex, Usha Continental. Such marketing usually involves some differentiation among products and brands as well in pricing, promotion, distribution. Such marketing is often the characteristics of affluent markets, and consumers need
and wants are so precisely defined that new type of marketing fragmented environment has developed. Under this situation, market becomes more and more segmented and subdivided to such an extent that segments are no longer economical viable. तो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि हमने एक प्रोडक्ट लाइन ले ली, एक ब्रॉड प्रोडक्ट लाइन ले ली, ठीक है, फिर उसमें हम उसको फिर उसमें फिर हम डिफरेंशिएशन करते गए अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग हम करते गए. डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में ज्यादातर हमारे लार्ज फर्म्स होते हैं जिनको अपना ब्रांड बढ़ाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है, तो इसीलिए वो उसने एक प्रोडक्ट लाइन ले ली, ठीक है, फिर उसके बाद उसने उसमें डिफरेंशिएशन करता गया. लाइक जैसे कि अगर एग्जांपल हम ले परफ्यूम्स का एग्जांपल ले ले, कोई एक परफ्यूम नहीं यार, परफ्यूम नहीं. हाँ. और हाँ वैसे तो हाँ, मतलब ये सब हर चीज में है ज्यादातर. हाँ. क्या बोल रही हो? चलो हाँ ठीक है, वैसे तो सारे एग्जांपल है, लाइक हमारे जितने भी कॉमन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, हमारे डेली नीड्स वाले प्रोडक्ट्स हैं. क्या बोल रही हो? आवाज धीरे आ रही है यार, पता नहीं है मेरी फोन में आवाज धीरे आ रही है क्या, देखना पड़ेगा. लाइक जैसे परफ्यूम, हाँ, तुम्हारे जो वाव प्रोडक्ट्स हैं और ये सारी मतलब उन्होंने पहले एक प्रोडक्ट से शुरू किया और फिर उसके बाद वो फिर उस पे मतलब सेगमेंट के हिसाब से डिफरेंशिएशन करते गए. जैसे परफ्यूम्स में भी होता है कि वो पहले कोई एक ब्रांड, मतलब कुछ ब्रांड से शुरू करती है, फिर उसके बाद वो अपने हर साल या कि हर सीजन में कुछ मंथ एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपना न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है. क्यों करती है कि उनको जो अपने कंपनी का नाम है वो बढ़ाना है, अपने कस्टमर्स बढ़ाने हैं. लाइक उनको ज्यादातर इसमें क्या होता है, जो एमएनसीज होती है, एमएनसीज उनको क्या होता है कि उसको हर एक कंट्री में अपना एक ब्रांच खोलना है ना, तो वो उस कंट्री में जिस कंट्री में जाएगा उसकी मार्केट के हिसाब से फिर वो अपना एक प्रोडक्ट बनाएगा. लाइक जैसे कि मैकडोनल्ड्स ले ले, कि मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में आया था तब वो नहीं चल पाया था, है ना. क्यों? क्योंकि उसकी उसकी जो अपनी फॉरेन की उसकी मार्केट है, एमएनसी है, वो वहाँ पे जो मार्केट चल रही है वो यहाँ पे नहीं चलती. वो हमारे यहाँ पे टेस्ट अलग है लोगों का. और मैकडोनल्ड्स का मतलब मैकडोनल्ड्स जब शुरू हुआ था तब क्या था, उसको क्या देना था, ब्रेकफास्ट, मतलब लोग बिजी होते हैं, जॉब ऑफिस वगैरह बिजी होते हैं, घर का खाना खा नहीं सकते, तो इसीलिए उसने मैकडोनल्ड्स का मतलब जो फर्स्ट आइडिया था उसका यही था कि उनको खाना मतलब उनको लंच प्रोवाइड करना, है ना. पर इंडिया में नहीं होता ऐसा, इंडिया में तो लंच पैक करके घर से हम लेके जाते, तो इंडिया में वो नहीं चल पाया, तो उसको फिर उस न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ उसको आना पड़ा, है ना. तो तो उसने क्या किया, फिर उसने इंडिया के कस्टमर का सेगमेंटेशन बनाया, उसको पढ़ा, फिर उसके बाद उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया, है ना. तो वो हमारे डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होता है कि हम हर मार्केट के हिसाब से, हमारे कस्टमर के हिसाब से फिर हम अपने डिफरेंट सेगमेंट्स को बनाते जाते हैं, उनके तरफ मतलब उनके लिए हम अपना प्रोडक्ट बनाते जाते हैं. लाइक जैसे कि वाव ले ले, तो वाव में सबसे पहले उसको शायद से उसने वाव में कौन सा प्रोडक्ट उसका सबसे पहले आया था, मतलब वो आया था ना, फेस वॉश के उससे आया था ना वाव. तो उसके बाद देखो वाव के कितने हैं, फेस वॉश है, शैम्पू है, क्रीम है, और मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो उसने अपने प्रोडक्ट बढ़ाए हैं, है ना. और अपना डिफरेंशिएशन किया है, क्यों किया है कि वाव उसका जो ब्रांड है वो उसका. हाँ, जैसे बोलना सुना नहीं.
आवाज नहीं आई यार, जोर से बोलो। अच्छा ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड मार्केट आ गया ना। फिर उसके बाद हमारा अनडिफरेंशिएटेड मार्केट ट्रीट्स द एंटायर मार्केट as its target by competing successfully using the same marketing mix. Such marketing is resorted to when it is found that there are some products which have a broad-based appeal and hence there is no need for the segmentation. It is also known as mass marketing कि mass production करती है पूरी की पूरी उसकी market उसका मतलब मार्केट में जितने भी कस्टमर है वो सारी उसके टारगेट कस्टमर है, ठीक है। और वो उनके साथ कम्पिटिट करती है, मतलब मार्केट एग्रीगेशन करके वो चलती है, ठीक है। Selecting a strategy. The choice of target marketing strategy would depend upon such factors as competitor strategy, company strength and weakness, the size of market of individual segments। हाँ, तो ये सारी चीजें वही वही बता रहा है कि हमें क्या देखना है, हमें स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करने के टाइम पे हमें क्या देखना है। हमें देखना है कि हमारी कंपनी का स्ट्रेंथ मतलब क्या चीज वो कि कहाँ से वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है, उसका एक केपेबल है वो, ठीक है। और साइज क्या है मार्केट का, और ये सारी चीजें हैं जो अट्रैक्टिवनेस वगैरह हमने पढ़ा, ग्रोथ, साइज ऑफ मार्केट, ठीक है। तो टारगेटिंग हो गया हमारा। क्या डिफरेंशिएशन? तो 10 ईयर में होगा ना, 10 ईयर करेंगे ना तब हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट पोजीशनिंग की हमने देखो सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया, कौन सा सेगमेंट हमने पहले सेगमेंट बना लिए अलग अलग। फिर उसके बाद हमने उस सेगमेंट में से एक से मतलब एक या एक से ज्यादा हमने सिलेक्ट टारगेट सेगमेंट टारगेट कर लिया। फिर उस टारगेटेड सेगमेंट में हम कैसे अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करेंगे, कैसे हम उस कस्टमर तक पहुंचाएंगे और कैसे मतलब कस्टमर बनाएंगे, तो वो हमारा प्रोडक्ट पोजीशनिंग होता है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग में हम क्या करते हैं, हमारे 4 P's हम यूज करते हैं, ठीक है। According to Kotler and Armstrong, a product's position is the way the product is defined by consumers on important attributes, the place the product occupies in consumers' mind relative to competing products. In the words, positioning means developing the image that a product projects in relation to competitive products and the firm's other products। कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक कैसे कस्टमर की माइंड में पहुंचा रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कैसे अपने प्रोडक्ट का नाम हम बना रहे हैं कस्टमर के दिल में, ठीक है। तो वो सारी हमारी कैसे उस तक हम अपने मतलब प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, कैसे कंपटीटर्स से हम कैसे डील कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी प्रोडक्ट पोजिशनिंग में आती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशनिंग इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एम टू अ पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट। ना तो यही है कि हम 4 P's को कैसे एस्टेब्लिश करें अपने प्रोडक्ट मतलब अपने टारगेटेड मार्केट पे, ठीक है। रीपोजिशनिंग,
यार कितना ही बचा है यार, 2 पेज बचा है, खत्म कर दूंगी। Positioning. Positioning of a product may not last long due to technological advancement, popularity of competitive product, brand emergence. तो repositioning क्या होता है कि हमने एक प्रोडक्ट को पोजीशन किया है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट को पोजीशन कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट हमारा साल भर चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं, किसकी वजह से? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। एक्सटर्नल हमारे कौन कौन से फैक्टर? हमारे टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल फैक्टर्स है, पॉलिटिकल है ना? तो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव होती हैं, कंपटीशन के हिसाब से, और मार्केट में कोई ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं। तो प्रोडक्ट भी हमारा सेम प्रोडक्ट उस हर मार्केट में चल जाए ऐसा नहीं हो सकता, हर चेंज में चल जाए नहीं हो सकता। तो हमें उस प्रोडक्ट को कुछ उसमें एडवांस मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है, जिससे कि उस इम्प्रूवमेंट करने के बाद फिर हमें उस प्रोडक्ट को, जो इम्प्रूव प्रोडक्ट है, उसको फिर रीपोजिशन करना पड़ता है ना? तो एक न्यू पोजीशन हमें फिर से बनानी पड़ती है, वो हमारा रीपोजिशनिंग है, ठीक है। जैसे Tata Motors positioned their newly launched Nano car in 2019 as the cheapest car, but the company could not meet the sales target set by it and later admitted that Nano's positioning as the cheapest cars was a great mistake. The company has now introduced several features in the new model of Nano, and these features include a automatic transmission, openable boot, Bluetooth phone sync audio system, Gen X Nano. The new model has been repositioned as Smart City car to get rid of the cheapest car tag. तो पहले उसने नैनो कार 2009 में निकाली थी चीपेस्ट कार के नाम से, ठीक है, पर फिर उसने नहीं चली वो, तो उसने न्यू अभी मतलब न्यूली लॉन्च करी जेनेक्स, लास्टली लॉन्च करी जेनेक्स नैनो, जिसको स्मार्ट सिटी कार के नाम से उन्होंने स्टैब्लिश करी, ठीक है। और अब वो किससे compete कर रही है? मारुति ऑल्टो और होंडाई इॉन से compete कर रही है। चूजिंग अ पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी, कि कैसे एक पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी चूज करना है। डेवलपिंग अ पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स द मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज की कॉम्पिटिटर्स। ये वही चीज है यार, कैसे हम मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी चूज करें, तो वही चीज हमारा चूजिंग अ पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी में आता है। Developing a positioning strategy requires that management identifies key competitors, relevant attributes, competitors' position, and analyzes the market segment, that is, the groups of customer. The position decision also involves selection of the desired position, its implementation, and monitoring. तो क्या डिसीजन ले रहे हैं हम कि कौन सी जगह हमें जो हमारा डिजायर्ड पोजीशन है, कहाँ पे हमें पोजीशन करना है, हमें पता है हमारी जो टारगेटेड कस्टमर है वहाँ पे पोजीशन करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, और कैसे उसको मतलब उसका फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हमें उसकी जांच का मतलब उसकी देख रेख करनी है कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमें कब रीपोजिशनिंग की जरूरत पड़ जाए, है ना? ठीक है। Thus, each firm has to differentiate its offer by building a unique, unmatched bundle of competitive advantage that appeals to a substantial group of consumers in the segment. Uh, क्या उसको क्या करना है? आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपॉन विच टू बिल्ड अ पोजीशन, कि कौन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसको देखने हैं, चूजिंग द राइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सिलेक्टिंग एन ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी। तो कैसे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे आइडेंटिफाई करने हैं,
कि a company can differentiate its market offer on various bases such as product performance, product style, design, product consistency, durability, reliability और repairability, best quality, lower cost services, widespread distribution centers, free after sale service, easy and timely। मतलब इन सब चीजों को देख के उसको देखना है कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनसे वो कौन सी चीज में कौन सी ऐसा काम में वो अच्छा कर सकता है, ठीक है। जो उसके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं उससे अच्छा वो क्या कर सकता है, तो उसको वो देखना है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद चूजिंग द उसने फिर पहले उसने देख लिया कि किस किस मतलब हमारी जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या क्या काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों में वो क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो देखेगा कि चूजिंग द राइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि उनमें उन चीजों में से वो उनमें उनसे ज्यादा अच्छा क्या कर सकता है, ठीक है। तो वो उस काम को वो करेगा, ठीक है। पहला, हाउ मेनी डिफरेंसेस एडवांटेज टू प्रमोट ऑन what attributes the company is number one in the market और what is unique selling proposition कि अपनी बेस्ट क्वालिटी देखेगा, मतलब क्या वो क्या अलग कर सकता है, ठीक है। इसके बाद which differences and advantage to promote all brand differences are not always meaningful or worthwhile. Hence the company must carefully select the ways in which all distinguish itself from the customers. तो इससे ज्यादा समझाने का है नहीं कि कैसे वो उनसे अच्छा कर सकता है, ठीक है। Select an overall positioning strategy और फिर उसके बाद उसने पहले देखा क्या क्या उसके कंपीटर्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसने देखा कि उससे अच्छा क्या कर सकता है, फिर उसके बाद उसने कोई एक चीज मतलब कुछ चीजें चूज कर ली, ठीक है, कि ये सेक्टर में मैं अच्छा करूंगा, ये चीज मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ वो बहुत सारी चीजें, पर उसमें से मैं कुछ को ही करूंगा, ठीक है। द ओवरऑल पोजिशनिंग इज ऑफ अ ब्रांड इज कॉल्ड ब्रांड्स वैल्यू प्रोपोजिशन कि जो पोजिशनिंग कर रहा है उसको क्या कहते हैं, ब्रांड्स वैल्यू प्रोपोजिशन, कि ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो कुछ ब्रांड मतलब ब्रांड के बेनिफिट के लिए वो कुछ प्रोपोजिशंस लगा रहा है, ठीक है। इट कन्वेज द फुल मिक्स ऑफ बेनिफिट्स अपॉन विच द ब्रांड इज डिफरेंशिएटेड एंड पोजिशन। ये क्या इससे क्या मतलब किस बेस पे वो करता है कि हमारे जो ब्रांड है वो हमारी जो कस्टमर है वो क्यों खरीदेगी, उस बेसिस पे वो करता है, ठीक है। फिर developing a positioning statement. Positioning statement is a statement that highlights company or brand positioning. It clarifies the need of target segment that the brand would satisfy and how the firm's offering would be different from those of its competitors. कि अपने competitor से अच्छा वो क्या offer कर रहा है अपने customer को, वो उसको बताना एक statement डालता है। जैसे कि कोई बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले वो अपना उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फो दे देती है न्यूज़पेपर में कि ऐसा प्रोडक्ट हम या फिर हम बना रहे हैं। जैसे हमारी मूवीज होती है, मूवीज के मतलब मूवीज बनने से भी पहले उसकी इन्फो हमारे मार्केट में आ जाती है ना। तो वही चीज ब्रांड पोजिशनिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग द चूजन पोजीशन टू द मार्केट। फिर उसके बाद हमने पोजीशनिंग स्टेटमेंट कर दी, फिर उसके बाद हमने अपने मार्केट में प्रोडक्ट को बनाया और उसको डिलीवर करा और उसकी जानकारी लोगों को ले दे रहे हैं, मतलब उससे जानकारी दे रहे और उनसे जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन after a company has chosen its position it must take appropriate measures to deliver and communicate the desired position to the market. The positioning strategy must be supported by company's marketing mix efforts. For example, if a company positions its product on high quality, then it must produce high quality products, charge comparatively high price, distribute its product through high quality dealers, and advertise in high quality media. It must provide better after sale service. It must attend quickly and efficiently to the complaints of the customers, if any. This is the only way to build a high quality position and image. Mere selection of good positioning strategy is not sufficient, but is इट मस्ट बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो। तो वही चीज कि हमने कम्युनिकेशन हम गुड्स पहुंचा रहे हैं अपने कस्टमर तक, फिर जो हमने उनको कम्युनिकेट किया, उनको जो बताया है कि हमारा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, हम उनसे हाई चार्ज कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि हम उनको आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे, तो ये सारी चीजें फिर उसको सही में करनी भी है ना। कम्युनिकेशन जो कर रहा है उसको फिर पूरा भी करना है। तो ये हमारा पोजीशन मार्केट है, जैसे एक मतलब कि कस्टमर का ट्रस्ट जीतना है, ये कह रहा है वो कि कस्टमर का हमें ट्रस्ट जीतना है, तभी वो हमारी कस्टमर बनी रहेगी, ठीक है।
फिर उसके बाद अब पढ़ना है कि जैसे हमने सेगमेंटेशन में बेसिस पढ़े थे हमारे, वैसे पोजीशनिंग की कैसे क्या बेसिस है, मेजर बेसिस क्या है पोजीशनिंग के, वो फर्स्ट पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स की प्रोडक्ट का जो फीचर है, प्रोडक्ट की क्या खासियत है, उसके बेसिस पे उसकी पोजीशनिंग करना कि कस्टमर कि कस्टमर के हिसाब से हम बना रहे हैं ना हमारे प्रोडक्ट को, तो उसमें क्या फीचर है उसकी मतलब उसकी चीज़ को मतलब ज़रिया बना के उसकी पोजीशनिंग करना, ठीक है, कस्टमर तक पहुंचाना। फिर उसके बाद पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल फेयर लवली फेयरनेस डीजल वर्जन ऑफर मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी इन इट्स क्लास, निरमा डिटर्जेंट। तो दूसरा कि बेनिफिट, प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है क्या, उससे क्या मिल रहा है कस्टमर को, वो चीज़ बता के उसकी पोजीशनिंग करना। पोजीशनिंग बाय यूज़ एंड एप्लीकेशन की क्या उसका यूज़ क्या है, जैसे हमारे मशीन्स हो गए, ठीक है, तो उसकी पोजीशनिंग हमारी यूज़ की वजह से होती है। पोजीशनिंग बाय प्राइस एंड क्वालिटी की उसकी जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस और क्वालिटी के ज़रिए में उसकी पोजीशनिंग करना। तो ऐसे में हमारे क्या आ सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो किस लिए कोई चीज़ को खरीदते हैं, इन्वेस्टर में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट किस लिए करते हैं कंपनी में, कि कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है ना, मार्केट की प्राइस देख के उसको उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो कोई चीज़ जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस की वजह से उसकी पोजीशनिंग करना, ठीक है। पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट क्लास की कौन सी क्लास का मतलब उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्लास देख के करना उसकी पोजीशनिंग। जैसे एग्जांपल डव सोप इज पोजीशन एज अ सोप विद मॉइस्चराइजर, कि उसमें कुछ जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक अपने काम से ज़्यादा हटके भी एक काम कर रहा है। जैसे डव सोप होता है, सोप है कहने को, पर एक एज अ मॉइस्चराइज़र वो स्किन सॉफ्ट कर देता है ना। तो अदर उसके जो अदर कंपटीटर्स हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है, उसका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो एक क्लास प्रोवाइड कर रहा है अपने यूज़र्स को, ठीक है। पोजीशनिंग बाय कंपटीटर्स की कंपटीटर की उससे पोजीशनिंग करना, जैसे कि मतलब जब हम मार्केट में उतर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में उतर रहा है वो क्या कर रहा है कि उसमें जो उसकी एडवर्टाइजिंग हमारे मार्केटिंग मिक्स जो हम उस यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ एक कम्पिटिटिव दिखा के हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा पोजीशनिंग बाय कंपटीटर्स होता है। पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट यूज़र की प्रोडक्ट की यूज़र से उसकी पोजीशनिंग करना, ठीक है। ऐसे ये इतना वो है भी नहीं। पोजीशनिंग बाय जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ओरिजिन की जिस रीजन जिस कंट्री के लिए बना है वहाँ पे उसकी पोजीशनिंग करना। पोजीशनिंग बाय इंग्रेडिएंट्स की कौन सी कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखा के उसकी पोजीशनिंग करना। पोजीशनिंग बाय कल्चरल सिंबल्स जैसे हमारा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हमने कुछ जो उसको सिंबल का उसका कुछ सिंबल जो हम दिखा रहे हैं उसमें वो हमारा कोई कल्चरल सिंबल हो, ठीक है, वैसे। फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इन द कम्पिटिटिव बिजनेस। बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वी मीन मेकिंग वंस प्रोडक्ट डिफरेंट इन सम मैनर फ्रॉम दोज ऑफ द कंपिटिटर्स नो मैटर हाउ स्मॉल द डिफरेंशिएशन में बी। कि हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो कंपटीटर्स है थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ता है। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ज़रूरी नहीं है कि हम कंपटीटर से ज़्यादा ही डिफरेंट कर दें, हम सेम प्रोडक्ट बना सकते हैं, बस कुछ एक दो फैक्टर हम अलग कर सकते हैं तो भी हमारा वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। लाइक जैसे कि कॉफ़ीज़ होते हैं, कॉफ़ी होती है तो कितनी सारी कॉफ़ी नाम की होती है ना, पर है तो सारा कॉफ़ी ही ना, उसमें दूध लगता है, कॉफ़ी कैफ़ीन लगता है, शुगर लगता है ना। तो क्यों डिफरेंशिएशन क्या है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स वो चेंज कर देती है ना, तो वो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है कि अपने कंपटीटर से थोड़ा हटके अपना प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ सेट ऑफ मीनिंगफुल डिफरेंशिएशंस टू डिस्टिंग्विश कंपनीज ऑफरिंग फ्रॉम दोज ऑफ कंपीटिटिंग फर्म्स।
डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज एसोसिएट विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द मार्केटर। क्या बेनिफिट मिलता है मार्केटर को कि वो अपनी कंपटीशन अवॉइड कर सकता है ना, कंपटीशन जीत सकता है थोड़ा डिफरेंट करके उसको, है ना। और उसने जो अगर उसने कंपटीशन डिफरेंट की है तो वो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को भी की मतलब नीड्स एंड वांट्स को रिक्वायर मतलब कंप्लीट कर सकता है। क्रिएटिंग ब्रांड लॉयल्टी की जो ब्रांड है अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बना सकता है, अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी जीत सकता है। एंगेजिंग इन अ नॉन प्राइस कंपटीशन। देखो अगर हमारा प्रोडक्ट ओलिगोपोली मार्केट जो होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट एक तो हमारा एक ओलिगोपोली में भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें सारे कंपटीटर्स मिलके मार्केटर्स मिलके एक प्राइस डिसाइड करते हैं, और एक ओलिगोपोली होती है जिसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके वो अपनी प्राइस अलग कर लेता है। तो अगर हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम अपनी प्राइस अलग कर सकते हैं, हमें अदर कंपटीटर्स पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा अपनी प्राइस के लिए, तो नॉन प्राइस कंपटीशन कर सकते हैं। Product differentiation can help in management in achieving following benefits: promoting an awareness of differences between the firm's product and those of customer, तो different करता है for product को। avoiding selling products for a market price and facilitating competition to the non price basis, कि वो अवॉइड कर सकता है क्या, मार्केट प्राइस पे बेचना अवॉइड कर सकता है, अपना न्यू प्राइस ला सकता है, ठीक है। और सेटिस्फाइंग द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी की डिमांड्स को पूरा कर सकता है। फिर मार्केट एग्रीगेशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट एग्रीगेशन तो पता ही है कि एक डिमांड कर्व होता है, पूरे मार्केट का एक ही डिमांड कर्व हम वहाँ पे लेके चलते हैं, हर मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन लेके चलते हैं हम, पूरे कस्टमर को एज अ होल ग्रुप लेके एग्रीगेट लेके उनकी डिमांड्स को पूरा मतलब नीड्स एंड वांट्स को पूरा करते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मार्केट सेगमेंटेशन, इसका डिफरेंस बताना है क्या। देखो सेगमेंटेड मार्केटिंग क्या होता है कि सेगमेंटेड मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर्स को अपने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एक होमोजीनियस ग्रुप बनाने के लिए। हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्या है, हमारे हेट्रोजीनियस मार्केट है, हमारा जो मार्केट है वो हेट्रोजीनियस मार्केट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स एंड वांट्स, है ना। तो इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। सेगमेंटेशन मतलब है कि उनको एक ग्रुप्स में डिवाइड करना जिससे कि वो होमोजीनियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स बन जाए, कि विद सेम नीड्स एंड सेम वांट्स विद सेम डिमांड्स वाली ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और वो हमारा सेगमेंटेड होता है। नीशे मार्केटिंग होता है कि एक छोटा सा एक कस्टमर मतलब कस्टमर की एक छोटी सी ग्रुप बना लेना जहाँ पे, एक बार रिपीट कर दे क्या सेगमेंटेशन, एक बार ये रिपीट कर दे वापस, पूरा वापस डिफरेंस। ये मतलब ये मेजर जो डिफरेंस बता रहे थे वो, हाँ सेगमेंटेड मार्केटिंग तो डिफरेंस बताया, वही तो बोल रही हूँ। और निशे मार्केट में डिफरेंस बताया था ना, उसको वो वापस रिपीट कर दो। अभी तो शुरू किया है। सेगमेंटेशन स्टार्टिंग से बता दे, मैंने सुनी नहीं बोला इन्होंने। हाँ वही बता रही हूँ। सेगमेंटेशन क्या होता है कि सेगमेंटेशन में हमने क्या देखा था कि हमारी जो मार्केट है वो हेट्रोजीनियस मार्केट है ना, कि हमारे टाइप्स ऑफ कस्टमर हैं जिनकी नीड्स और वांट्स अलग अलग हैं, नीड्स वांट्स अलग अलग हैं, है ना। किसी की कुछ नीड्स है तो किसी की कुछ नीड्स है, तो उन नीड्स और वांट्स को पूरा मतलब एक साथ मतलब ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं हम सेगमेंटेशन में कि हमारे जो सेम टाइप ऑफ कस्टमर्स है, सेम नीड्स वाले, सेम वांट्स वाले, वो एक ग्रुप में रहे, और सारे के सारे जो सेम वांट्स वाले कस्टमर है वो एक ग्रुप में रहे, अपने अपने ग्रुप में रहे। तो हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं, एक हेट्रोजीनियस मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं सब मार्केट्स में जिसकी होमोजीनियस कस्टमर बन जाए, है ना, वो हमारा सेगमेंटेशन होता है। नीशे मार्केटिंग क्या होता है कि एक नैरो ग्रुप बना रहे हैं, एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप बना रहे हैं जिसमें एक मतलब है तो सेगमेंटेशन की तरह ही, पर और उससे भी छोटा कि बहुत ही कम लोग हैं उसमें, ठीक है।
सेम टाइप ऑफ नीड्स है, पर फिर भी उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन उनके नीड्स में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नीड्स कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है ये मैंने बताया था कि कल कौन सा दिया था, एक किसका, स्टारबक्स ने क्या स्टार्ट किया कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसी में आप थोड़े से चेंजेस ला सकते हो। तो वो नीशे मार्केटिंग है कि उसने अपने प्रोडक्ट में विद द मतलब एक छोटा सा ग्रुप ले लिया जिसकी सेम टाइप मतलब नीड्स एंड वांट्स थोड़ी सेम हो पर फिर भी थोड़ी सी डिफर कर जाए, ठीक है। तो उस डिफरेंस को, छोटे से डिफरेंस को पूरा करने के लिए नीशे मार्केटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। जो अब फिर शेयर मार्केट की जो सेगमेंटेड मार्केटिंग है उसमें क्या होता है, द मार्केटर में गो आफ्टर अ स्मॉल शेयर ऑफ लार्ज मार्केट, एक छोटे से ग्रुप पे वो जाती है। अब नीशे मार्केटिंग क्या है, वो उस छोटे से ग्रुप का ही और एक और छोटा मार्केट है। तो द मार्केटर गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ अ स्मॉल मार्केट है कि वो क्या कर रही है कि अपने जो उनका जो प्रोडक्ट था, ठीक है, उस प्रोडक्ट वो पहले से हमारा सिचुएटेड था ना, स्टारबक्स का वो जो प्रोडक्ट था उसका पहले से सिचुएटेड था। तो वो लार्ज शेयर ऑफ मार्केट में छोटे छोटे मार्केट भी कवर करते जा रही है ना, छोटे छोटे कंज्यूमर्स को पूरा करती जा रही है, ठीक है। तो सेगमेंटेड मार्केट में एक छोटा मार्केट शेयर होता है, पर नीशे मार्केटिंग में लार्ज मार्केट शेयर वो कवर कर लेता है विद छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे नीड्स को पूरा करते हुए एक लार्ज मार्केट शेयर कवर कर लेता है। कंपटीशन में, सेगमेंटेशन में कंपटीशन हमारा सेगमेंटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि ग्रेटर मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है, ठीक है। और नीशे मार्केटिंग में क्या होता है कि जो हमारी जो प्रोडक्ट है, अब देखो जो छोटी छोटी कस्टमर की वो नीड्स पूरा कर रहा है। स्टारबक्स है, ठीक है, वो उसमें बताया था मैंने कि उसमें क्या उसने खोला है कि आप अपने हमारे प्रोडक्ट में आप अपने चेंजेस के हिसाब से, अपने वांट्स के हिसाब से आप चेंजेस करा के अपने लिए किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ले सकते हो। तो वहाँ पे वो हर एक कस्टमर की डिमांड पूरा कर रहा है। तो वहाँ पे उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दूसरा नहीं कर रहा है उसके जैसे। क्योंकि वहाँ पे जो है कंज्यूमर ही बना रही है, ठीक है। तो वहाँ पे कंपटीशन उसकी नहीं है, ठीक है। नीचे मार्केटिंग में कंपटीशन आसपास का कंपटीशन भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमारा क्या है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो अपने कंपटीटर से हमें कैसे थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है ना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ पोजीशनिंग द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। इट मेक्स द माइंड ऑफ द कस्टमर, अच्छा, इट मेक्स द प्रोडक्ट ऑफरिंग डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ राइवल्स, कि हमें अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर से थोड़ा अलग बनाना है और उसकी पोजीशनिंग करनी है, ठीक है, और उसकी पोजीशनिंग करनी है। बट मार्केट सेगमेंटेशन इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग टोटल हेट्रोजेनियस मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट एंड डिवाइडिंग इनटू सेवरल ग्रुप्स, मार्केट्स और segments, each of which tends to be homogeneous in all significant aspects. Market segmentation is a customer-oriented philosophy. Customer needs and segment are identified, and then the product is designed to satisfy those needs. The nature of other components of marketing mix like price, project. क्या बताऊँ इसमें, वही है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अपने प्रोडक्ट को थोड़ा अलग करना है अपने कंपटीटर से। मार्केट सेगमेंटेशन में हम अपने कस्टमर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हो गया ख़त्म, और क्या ही है।